वहां से। ठीक है ठीक है ठीक है। महबूब मेरे, तेरा तड़पना तो बंदा है। हाँ ना, हाँ नेता लोग। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये सब कल लगा लिए थे ना? हाँ भाई। क्या चीज? इसमें नहीं हुआ, अब इसमें कैसे होगा? सोर्स कहाँ है भैया, सोर्स? हाँ भाई, लास्ट वाली क्लास में प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर पढ़े थे। क्या पढ़ा था भाई? P बराबर, जल्दी बताते चले जाओ फटाफट। P बराबर क्या? 3P/ρ पढ़ा था। अरे मतलब 3/2। क्या भाई P बराबर कितना? बोल बोल बोल। 1/3 इंटू रो इंटू VRMS का स्क्वायर। अरे ये तो पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, जिसको हमने कहा था कि ये कितना होता है? 3/2 kT। अरे निकाला था ना? अच्छा बेटा जी, एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, फोर्स ऑन द साइड वॉल, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला सबको याद रहता है और फोर्स में नाटक होने लग जाता है। तो फोर्स बराबर क्या पढ़े थे? M/N/L इंटू VRMS का स्क्वायर बाई। अरे क्लियर है ना? M क्या था? मास ऑफ गैस। M क्या है? स्मॉल m। कुछ तो चुप है यार। हाँ भाई, M क्या है? स्मॉल m। बोल 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 भाई, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो तुम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हो, ये एक मोनोएटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए, ये किसके लिए था? बस मोनो एटॉमिक। ये एक मॉलिक्यूल का है, एक मोल का है, या एक पूरी किसी गैस का है? ये किसका है? मोनो एटॉमिक। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को जनरलाइज्ड करें तो क्या हम इसको F/2 kT लिख सकते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी किसकी लिखे हो? मॉलिक्यूल की। किसकी भाई साहब? मॉलिक्यूल की। अगर यही काइनेटिक एनर्जी में F/2 RT लिख दूं तो किसका हो गया? एक मोल गैस का ना। और यही लिख दिया जाए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू F/2 nRT, तो ये क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। गैस के अंदर जितनी भी एनर्जी रहती है, क्या सब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है? और कोई एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं है। तो और कोई एनर्जी नहीं होती, इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या भैया? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को प्रेजेंट किया जाता है U से, और इसको लिखा जाता है क्या? बोलो भाई, F/2 nRT। F/2 nRT। अच्छा, एक बात अगर हम देखें तो हमको ये बात समझ आएगी कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको कि वो टेम्परेचर आपने कैसे गेन किया है। अगर कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है, तो उसकी एक स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगी। और अगर आपने उसका टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया है,
तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा डेल्टा यू, वो लिखा जाएगा F/2 nRT2 माइनस T1। क्लियर? किस प्रोसेस से आपने टेम्परेचर बढ़ाया है उससे इंटरनल एनर्जी को कोई मतलब नहीं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। कैसा फंक्शन? पॉइंट फंक्शन। इसको बस अपनी इनिशियल और फाइनल कंडीशन से मतलब है और किसी बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्लैरिटी है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वीडम पढ़ लिए थे? पढ़े थे? याद है? अच्छा, ये भी पढ़ लिया था क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास n गैसेस है, सबका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। n गैसेस हैं और सबका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, अलग अलग। तो अगर इंटरनल एनर्जी लिखोगे इनिशियली, तो मान लो एक गैस था, उसका टेम्परेचर T1 था, उसका नंबर ऑफ मोल, उसका टेम्परेचर T था, उसका नंबर ऑफ मोल N1 था, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 था। तो U इनिशियल जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? U इनिशियल क्या लिखोगे? F1 बाई, बोलो बोलो, F1/2 N1RT लिखोगे ना, एक गैस के लिए। दूसरी गैस के लिए F/2 N2RT एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, यू फाइनल मिक्सचर की बात करोगे, सबको मिक्स कर दिया तो क्या इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम चला जाएगा? क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा बोलो? F इक्विवेलेंट बाई 2 इंटू N इक्विवेलेंट। N इक्विवेलेंट का मतलब क्या? सबको जोड़ दिया जाए, इंटू R इंटू T। टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ है? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अरे होगा? इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो तुम अगर इसको देखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? U इनिशियल बराबर U फाइनल, U इनिशियल बराबर U फाइनल। तो U इनिशियल, अरे भाई U इनिशियल बराबर U फाइनल करोगे तो RT 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 सबका कट जाएगा ना। तो पहले फाइनल वाले को लिख लें तो क्या हम F इक्विवेलेंट इंटू N इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं? F1 N1 प्लस F2 N2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। कहां तक? Fn Nn। तो F इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो F1 N1 प्लस F2 N2 एंड सो ऑन Fn Nn डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N। अरे भैया, बात समझ आ रही है? इसमें कोई खास बात, कोई कठिन बात नहीं। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब अगली कहानी आती है। अगली कहानी आती है हमारे पास, क्या भाई? मिक्सिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप क्या कर रहे हो? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे हो। इसके पहले क्या कांस्टेंट रखे थे? टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रखे थे? टेम्परेचर। अब क्या कर दिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना। तो अब ये बताइए, क्या फाइनल टेम्परेचर T ही रहेगा या बदलेगा? सोचिए, फाइनल टेम्परेचर T ही रहेगा या बदल जाएगा? बदलना तो चाहिए। अरे भाई, ऑब्वियस सी बात है। अभी अभी इसके पहले हमने क्या कर दिया था? टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया था ना। टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी हमने क्या कर दिया? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया ना। मान लीजिए एक गैस डाले हम T1 टेम्परेचर पे, दूसरा गैस डाले हम T2 टेम्परेचर पे, तो जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? भाई उसका टेम्परेचर, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस में उसका वाला घटेगा, जिसका कम है उसका वाला बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। हाँ। तो अगर आप U इनिशियल लिखेंगे, ठीक है ना, जब हमारा क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर कैसा है? वेरिएबल है। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं एक गैस है U1, एक गैस है कोई, उसका नंबर ऑफ मोल है N1 और टेम्परेचर है T1। तो क्या लिखेंगे? F1/2 N1RT1। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। अच्छा, दूसरा F2/2 N2RT2 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या लिखोगे? यही थोड़ा सा मतलब लॉजिक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या टेम्परेचर सबका मिक्स होके एक T हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा?
तो जब मैं फाइनल इंटरनल एनर्जी लिखूंगा तो F1/2 N1RT लिखूंगा। अरे लिखूंगा ना। अच्छा, फिर दूसरा क्या लिखूंगा? F2/2 N2RT एंड सो ऑन। चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? पल्ले पड़ रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि हमारे पास ये एक गैस है और हमारे पास ये एक दूसरी गैस है। इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? N1। इसका टेम्परेचर कितना है? T1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? F1। यहां पर नंबर ऑफ मोल क्या है? N2। टेम्परेचर क्या है? T2। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? F2। सुनना, दो से समझोगे तो आगे तो और कहानी समझ आ जाएगी। हमने कहा कि हमारे पास एक कंटेनर था। देखना, पूरे प्रोसेस को समझना, बहुत आसान है, एक बार समझ आ जाएगा तो सब दिमाग में सेट हो जाएगा। इस कंटेनर का हम साइज चेंज नहीं करेंगे। इस कंटेनर का हम साइज चेंज नहीं करेंगे। इनिशियल कंडीशन है कि इस कंटेनर में एक गैस पहले ये थी, रखा तो हमको इंटरनल एनर्जी ये मिला। जब हमने दूसरा गैस रखा तो हमको इंटरनल एनर्जी ये मिला। दोनों कंडीशन हो गई। क्लियर? तो अगर हम कहें कि हम दोनों को एक साथ जोड़ दें, दोनों गैसेस को एक साथ डाल दें, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो जिस गैस मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर ज्यादा हैं, जिस गैस मॉलिक्यूल के टेम्परेचर ज्यादा है, वो कम मॉलिक्यूल वाले को हीट देगा, कम टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल को हीट देगा। तो कम टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा और ज्यादा टेम्परेचर वाले का घटेगा। क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया। तो फाइनली जो मिक्सचर इसके अंदर तैयार हुआ, उसके नंबर ऑफ, उसका भैया उसमें क्या हो गया? टेम्परेचर क्या हो गया? T फाइनल। नंबर ऑफ मोल्स N1 N2। डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 F2। वो तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। क्लैरिटी है ना? तो अब यहां पर अगर हम एक बात कहें जो मेरी पहली पिछली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि U इनिशियल बराबर U फाइनल। टेम्परेचर चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हम U इनिशियल बराबर U फाइनल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सोचिए, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हुआ होगा? सोचिए, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सोचिए। इसके पास एनर्जी मान लीजिए 100 जूल थी ना, इस मॉलिक्यूल के पास 100 जूल, और दोनों को हमने क्या कर दिया? एक कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर कितनी एनर्जी है? कितनी है? 200। मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है, उसी का नाम तो इंटरनल एनर्जी है। अभी जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आपको और बात क्लियर होगा। एक बात समझिए, कभी आपने वर्क डन का एक फॉर्मूला PdV पढ़ा है? पढ़ा है? सब पढ़े हो? जब इन मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर डाले हो तो जो इनका इनिशियल वॉल्यूम था, क्या वही फाइनल वॉल्यूम है? वॉल्यूम में कोई चेंज, वर्क डन कितना होगा? 0। V फाइनल माइनस V इनिशियल, वर्क डन कितना हुआ? 0। जब हमने किसी तरह का कोई काम ही नहीं परफॉर्म किया तो इसका मतलब है ना तो हमने एनर्जी ली, ना तो हमने एनर्जी दी। कॉमन। क्लियर? तो जो U इनिशियल होगा वो किसके बराबर होगा? U फाइनल के। तो यहां क्या लिखेंगे? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं क्या भाई? क्योंकि कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। तो भाई यहां से फाइनल टेम्परेचर क्या निकालोगे? बोलो भाई। क्या R और 1/2 कट जाएगा? तो तुम क्या लिखोगे? F1N1T प्लस F2N2T एंड सो ऑन बराबर कितना? F1N1T1 प्लस F2N2T2 एंड सो ऑन। अरे चलेगा क्या? तो यहां से T निकालोगे तो क्या मिलेगा? F1N1T1 प्लस F2N2T2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई क्या? F1N1 प्लस F2N2 एंड सो। चलेगा क्या? क्लियर है भाई साहब? हाँ, मतलब मैं अपने टाइम पे इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए बस ऐसे याद करता था कि इसमें टेम्परेचर नहीं है।
तो ये F इक्विवेलेंट है। टेम्परेचर नहीं है तो क्या है, F इक्विवेलेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में टेम्परेचर आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर निकालना है। तो T1 T2 ऊपर एक्स्ट्रा आया, तो यहाँ F1 प्लस N1 प्लस N2 चल रहा था, अब यहाँ F1 N1 प्लस F2 N2 ऐसे, मतलब पिक्चराइज करने की बात है। बट हमको समझ नहीं आता था, हम मतलब यही नहीं समझ पाते थे कि क्यों ऐसा हुआ। टेम्परेचर तो बदल गया। मास्टर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा जब इंटरनल एनर्जी पढ़ाएगा कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब तक इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये कहानी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, बट फिर भी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि किसी तरह का कोई काम परफॉर्म नहीं हुआ। अरे भाई, जब आप काम करेंगे तभी तो आप एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, एनर्जी देंगे या एनर्जी लेंगे। जब आपने कोई काम ही नहीं किया तो आपने ना एनर्जी दी ना एनर्जी ली। तो जब एनर्जी दी नहीं और ली नहीं तो भैया अचानक से एनर्जी कहीं से उड़ के तो आ नहीं जाएगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। जो गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी थी वही एनर्जी उस गैस मॉलिक्यूल के साथ बनी रहेगी। क्या मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है? अरे चलें आगे बढ़े। यस, चले, बहुत अच्छा, गुड जॉब। अब इसके बाद आपके पास पहला सवाल आता है, कह रहा द रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सोचो सोचो, सवाल समझने की कोशिश करना। किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कितने ट्रांसलेशनल होते हैं और कितने रोटेशनल होते हैं? क्लियर है? सब में क्या बराबर बराबर एनर्जी जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो ट्रांसलेशनल में गई 3/2 kT और रोटेशनल में गई 2/2 kT। नहीं आया? काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़े हो? काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़े हो भाई साहब? पढ़े हैं सर F/2 kT। क्यों आया था F/2 kT? इक्वी पार्टीशन की वजह से ना। अरे पढ़े थे कि नहीं ये सब कल? हर डायरेक्शन में कितना एनर्जी जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इन ईच डायरेक्शन कितना जाएगा भाई? 1/2 kT। 1/2 kT। अरे क्लियर है ना? 1/2 kT। तो कितने ट्रांसलेशनल है? कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है? 3। और कितनी रोटेशनल है? 2। तो आंसर? अरे समझ पाए? कठिन तो नहीं है? नहीं। ये बताओ। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting all the vibrational modes, the total internal energy of the system. बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। चलो शुरू हो जाओ। नाइन आरटी, नाइन आरटी, बोलो बोलो। यस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। अबे तू गधा उधा हो क्या बे? मतलब ऐसे कैलकुलेशन कौन करता है यार? है? ये तुमको दिख नहीं रहा है? ये 2 से 2 कटेगा, 2 दूना 4 होगा, 3 दूना 6 होगा, 5 दूना 10 होगा। यार 2 से 2 कट गया तो 5 बचा, 6 5 11 नहीं लिख पा रहे हो, एक एक चीज लिख रहे हो एकदम से। ठीक है, जब तक कॉन्फिडेंस ना आए तब तक ठीक है, बट अवॉइड करो ये सब यार। बड़े हो गए भाई। क्या आ रहा है? 11 आरटी ना? नहीं आ पाया क्या भाई? पहली गैस कौन सी? ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन का अगर तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे तो कितना होता है? 5। 5/2 नंबर ऑफ मोल कितना है? 2। फिर आर टी कट गया, प्लस टोटल लिखना है तो ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन का हो गया। और दूसरा किसका लिखोगे? आर्गन। आर्गन तो मोनोटॉमिक है,
तो 3/2 इंटू 4 RT। दो त्याई दो दूना 4, 3 दूना 6, 6×5 = 11। तो U बराबर हो गया अपने पास क्या भाई साहब 11 RT। कठिन है आज का लेक्चर, थोड़ा सा होगा मतलब टफ होगा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इतना। इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 227 डिग्री सेल्सियस इज। क्या कर पाओगे, क्या करोगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 227 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? एवरेज का मतलब वही काइनेटिक एनर्जी जो तुम पढ़े हो, F/2 kT। उसको इंस्टेंटेनियस मत समझ लेना। डायरेक्टली, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम ही होगा। तो क्या K1 कितना है? 6.21 इंटू 10⁻⁻21। ये K2 नेता T2 कितना है? T1 कितना है? 27 मतलब 300, और 227 मतलब 600, 500, 500 600 यार, 273 6, ठीक है 500। सी आंसर है। तो K2 बराबर, अब यहां से जो भी आ जाए ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस विल अप्रोक्सीमेटली भी निकाल लोगे। ये बताओ, टू कंटेनर्स A and B containing molecular gas at same temperature with masses of molecule are Ma and Mb, the relation of momentum Pa and Pb will be। मोमेंटम, हाँ प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर पढ़े हो ना, मोमेंटम आया था ना। जैसे बीच से सवाल आएगा तो फिर ऐसे करोगे यार, आंसर बनाओ। मां मुंह फूट जाएगा, 4 नंबर होगा। सर P इक्वल्स टू एम बी होता है। पहली लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। टू कंटेनर्स A and B कंटेन्स मॉलिक्यूलर गैसेस एट सेम टेम्परेचर। मतलब क्या सेम है इनका? टेम्परेचर सेम होने का डायरेक्टली रिलेशन किससे? काइनेटिक एनर्जी से। मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तब सेकंड भी नहीं आएगा। नहीं ठीक है, सेकंड ठीक है। ठीक, क्या होगा? सेकंड। अबे तुम गधा हो यार, टेम्परेचर सेम होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर दोनों का सेम होने का मतलब क्या है भाई? क्या ऐसा कह रहा है कि एक मोनोएटॉमिक है एक डाइएटॉमिक है? कुछ ऐसा कमेंट किया नहीं? जब नहीं किया तो हम मोनोएटॉमिक मान के सॉल्व कर लेंगे। अरे क्लैरिटी है। कह रहा टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन मॉलिक्यूलर गैसेस एट सेम टेम्परेचर विथ मासेस ऑफ मॉलिक्यूल एम ए एंड एम बी। और तुम जैसे गधा लोग होंगे सब यही 4 मार के आएंगे, P इक्वल्स टू एम बी। सारा ज्ञान इसी छोटी सी लाइन में है। दोनों मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है तो गधा दास तुमको ये नहीं समझ आ रहा है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखते हो? F/2 nRT लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? पूरे गैस की, मॉलिक्यूल की? F/2 nR आ गया तो पूरे गैस का है ना। टेम्परेचर सेम मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम। क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m नहीं पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कॉमन सेंस भी लगाया करो। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। तो क्या लिखोगे? P1/P2 इक्वल्स टू √m1/m2। तो सही आंसर क्या? अरे समझे कि नहीं? ये बताओ।
A cylinder of 200 liter capacity is containing H2. The total translational kinetic energy of the molecule is इतना. The pressure of H2 in the cylinder will be in Newton per meter square. Pressure निकालना है, रिलेट करने आना चाहिए सब. टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, यहां ध्यान से सुनना. ये F/2kT है. द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, ध्यान से सुनना है, ये F/2kT है, F/2RT है कि F/2nRT है? F/2nRT. पूरे गैस की बात कर रहा है. yes. तो हमारे पास ये आ गया F/2, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लिख रहे हैं F/2. तो ट्रांसलेशनल की बात कर रहा है तो केवल 3/2nRT लिख लें. अरे लिख लें, लिख लें, है तो आइडियल गैस ही. अबे है ना, नहीं आता तुम लोगों को. वे ऐसे सांप सूंघा हुआ है, nRT को क्या लिख सकते हो? आइडियल गैस PV इक्वल्स टू nRT होता है कि नहीं नेता? तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 PV नहीं लिख सकते हो. काइनेटिक एनर्जी पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर नहीं निकलेगा. कहो, बन नहीं रहा है ना? कितना? 5 × 10⁵ क्या है इस सवाल में? अब देखो तुम यहां से क्या करना है, अपने को क्या निकालना है, क्या निकालना था? प्रेशर. तो प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 × K/V. ये रो मत समझना यार. जो 2/3 K कितना है जी? 1.52 × 10⁵ डिवाइडेड बाई V. 200 × 10⁻³ क्या होगा? 3 और 3, ये अपना 2 कट जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा? -1 बचेगा, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा. इस 2 से ये 2 काट दें और 3 से ये कितना हो जाएगा? 0.5. 0.5. हाँ हाँ, मतलब 0, 3 × 5 = 15, 0.5. आगे जो भी आ जाए तो 0.566 चलेगा. तो 0.5 × 10⁻6 मतलब कितना? 5 × 10⁵ पास्कल्स. सवालों के साथ थोड़ा खेलना सीखो यार, थोड़ा सा तो चेंज करो यार. और कुछ नहीं है, जबकि सिंपल सी बात है कि हमको प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है, रिलेशन चाहिए, nRT बनता है, nRT की जगह बस क्या डाल देना है? PV. अब इतना तो दिमाग काम करना चाहिए. हाँ नेता बताओ, क्या चीज? हाँ, मीटर क्यूब में लिखे तो हैं. अरे दादा, तभी तो 10⁻³ मल्टीप्लाई किए हैं. ये बताओ, टू मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस. कौन सा? डी नंबर. बढ़िया. टू मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस एट टेम्परेचर T1 and T2 आर मिक्स्ड. There is no energy loss if the mass of molecule of the two gases are m1 and m2 and number of their molecules are n1 and n2 respectively. Then temperature of the mixture will be. क्या दोनों मोनो एटॉमिक है? क्या दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर कितना है? 3 है. तो N1 T1 F1 + N2 T2 F2 अपॉन N1 T1 N1 F1 + N2 F2. सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम कट जाएगा. अरे अभी तो पढ़े हैं यार. ये बताओ, monoatomic with 1 mole of diatomic gas, the specific heat of mixture at constant volume will be. Specific heat of mixture. थोड़ा सा नया टर्म है, थोड़ा सा नया सवाल है. हीट पढ़े होगे तो बना पाओगे, थोड़ा सा अलग है, ट्राई करो तुम बस.
तुम ये बताओ कितना इंटरनल एनर्जी होगा सिस्टम के पास, बस इंटरनल एनर्जी बताओ। हाँ भाई, कितना आ रहा है? हाँ, 4 RT कैसे किए हो? 3/2 RT प्लस 5/2 RT, एक मोल की बात कर रहा है ना? अरे बात समझ रहे हैं ना? तो क्या लिखेंगे? इंटरनल एनर्जी क्या लिखेंगे? F/2, बोलो बोलो बोलो, F/2 NRT की RT। अरे क्लैरिटी है ना? N1 दिया है दोनों का, तो पर मोल की बात कर रहा है तो F1 और दूसरे का कितना, F2/2 RT, दोनों का टेम्परेचर सेम है। दोनों कैसे किए जा रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कहा जा रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ऑन मिक्सिंग 1 ग्राम मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 1 ग्राम मोल ऑफ डाइएटॉमिक गैस, द स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो ये हमारे पास हो गया। एफ कितना है भैया? एफ कितना है मोनोएटॉमिक का? 3/2 RT, और दूसरा कितना है? 5/2 RT, तो कितना हो गया? 4 RT। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? MS डेल्टा टी पढ़े हो ना? अब यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रहा था, तो जहां M होता है वहां N हो जाता है, तो NCV∆T, NCV∆T। अरे क्लियर है क्या भाई साहब? NCV∆T। तो जहां जहां ये आप T लिखे हैं, ये सब जगह क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए, सुनिए, देखिए देखिए देखिए, देखिए भैया, पहले गैस की इंटरनल एनर्जी कुछ रही होगी, इस गैस का कुछ टेम्परेचर रहा होगा T1, रहा होगा ना? इस गैस का कुछ टेम्परेचर रहा होगा T2, रहा होगा, रहा होगा। क्या एक इंडिविजुअल गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? पूरे सिस्टम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट। लेकिन जो मोनोएटॉमिक वाली थी, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है किससे? डाई एटॉमिक वाले से, तो मोनोएटॉमिक में हीट एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? मोनोएटॉमिक वाला डाई एटॉमिक को देगा, तो डाई एटॉमिक का टेम्परेचर बढ़ेगा, मोनोएटॉमिक का घटेगा। तो स्पेसिफिकली मोनोएटॉमिक की इंटरनल एनर्जी, मोनोएटॉमिक की इंटरनल एनर्जी घटेगी और डाई एटॉमिक की बढ़ेगी, अगर मोनोएटॉमिक का टेम्परेचर ज्यादा है। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? एक्सचेंज हो रहा है ना बाबू, आपस में एक्सचेंज हो रहा है, नेट एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमने एक में मोनोएटॉमिक डाला T1 टेम्परेचर पे, उसी में डाई एटॉमिक डाला T2 टेम्परेचर पे, तो मोनोएटॉमिक वाला क्या डाई एटॉमिक वाले को हीट देगा अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो? लेकिन सारी हीट कहां है? कंटेनर के अंदर। अरे है ना? तो मोनोएटॉमिक की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? मोनोएटॉमिक की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? भाई क्या लिखोगे? 3/2 R, 3/2 R∆T, और डाई एटॉमिक में 5/2 R∆T, 5/2 R∆T। अरे बात समझे हैं? बात समझे हैं? लेकिन नेट इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो डेल्टा यू जब लिखोगे तो क्या मिलेगा? NCV∆T। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो अभी इसको रुक जाओ, अभी मुझे स्पेसिफिक हीट पे आने दो, तभी कराऊंगा। अभी तुम कहोगे, ये बताओ पहले, नीट 2017, N moles of a diatomic gas in a cylinder are at temperature T. Heat is supplied to the cylinder such that the temperature remains constant. But N moles of the diatomic gas get converted into monoatomic gas. What is the change in total kinetic energy of the gas? Change in total kinetic energy of the gas. सोच लो, बताओ भाई, बोलो बोलो।
बताओ 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 बताओ, दिमाग लगाओ। क्या भाई, जीरो? जीरो क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। और जो ये मोनोएटॉमिक डाइएटॉमिक में कन्वर्ट हो रहा है, कह रहा है एन मोल्स ऑफ डाइएटॉमिक गैस इन अ सिलेंडर आर एट टेम्परेचर टी। Heat is supplied to the cylinder such that the temperature remains constant, but n moles of the diatomic gas get converted into monoatomic gas. So, what is the change in total kinetic energy of the gas? काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा? आपने सिस्टम को हीट दी है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास n मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस है, मान लो ये हमारे पास एक चैम्बर है, इसमें n मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस है, n मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस है, तो ये बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी है कितनी? U इनिशियल है कितनी? अरे भाई बोल तो लो, F/2 nRT। F का मतलब, F का मतलब 5। अरे क्लैरिटी है? हीट इज सप्लाइड टू द सिलेंडर, हीट इज सप्लाइड टू द सिलेंडर सच दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हमने हीट दिया, जो हीट दी उससे इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। हुआ क्या? डाई एटॉमिक किस में कन्वर्ट हो गया? मोनोएटॉमिक ना। कितने नंबर ऑफ मोल्स? n नंबर ऑफ मोल्स। पहले कितना था? कैपिटल N ना। तुम सोचो, ऐसा संभव है कि तुम किसी सिस्टम को हीट दो और उस हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज ना हो? सोचो, है? नहीं। कह रहा व्हाट इज द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो हमारे दिमाग में यह बात जरूर आती है कि पहले सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे थे? डाइएटॉमिक। कैसे थे? डाइएटॉमिक। अब क्या हो गए? मोनोएटॉमिक। क्लियर है? तो कई बार हमको इस बात का ख्याल आ जाता है कि भैया जो हम यहां से क्यू एक्स्ट्रा हीट दिए हैं, उस एक्स्ट्रा हीट ने क्या किया है? डिग्री ऑफ फ्रीडम घटा दिया है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम घटा दिया है ना। कितना कर दिया है? कितना? 3/2 kT। कितने का? 3/2 nRT ना, n मोल्स का ना। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे वो क्या लिखोगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तुम सिंपल सी बात सोचो, जब तुम फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखो, हम कह रहे हैं सबका टेम्परेचर सेम है, सबका टेम्परेचर सेम है। एक इस सिचुएशन को तुम अलग से देखो। फाइनली अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक चैम्बर है, इस चैम्बर में तुम्हारे पास n-n मोल्स क्या है? डाई एटॉमिक। और n मोल्स क्या है? n मोल्स क्या है? मोनो एटॉमिक। अरे है कि नहीं है? इसका एनर्जी बताओ तो, इसका एनर्जी बताओ कितना होगा? इंटरनल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी है, क्या लिखोगे? 5/2 n-nRT लिखोगे ना। और मोनोएटॉमिक का कितना है? तो इसको 5 लिख लो, और यहां क्या लिखोगे? 3/2 nRT। और इनिशियल कितना था जी? 5/2 nRT था कि नहीं था? दोनों एनर्जी सेम है, और अगर सेम है तो देखो कट के 0 आ जा रहा है क्या? अबे तुम कॉमन सेंस लगाओ यार। तुम अगर किसी सिस्टम को हीट दोगे तो क्या यह संभव है कि उसका टेम्परेचर ना बढ़े? ऐसा संभव है? नहीं। गैस का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तुमने क्या किया? टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कम किया है, मतलब तुमने कॉन्स्ट्रेन किया है। अरे बात समझ रहे हैं ना? पल्ले पड़ रहा है तो क्या होगा बताइए तो? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करिए तो कितना आ रहा है? तो जीरो काहे कह रहे हो भाई? हम तुमको दो सिचुएशन दे दिए,
हम कहे तुम्हारे पास एक सिचुएशन ये रहा, तुम्हारे पास एक सिचुएशन ये रहा, तुम इंटरनल एनर्जी कैसे, इसकी टोटल एनर्जी जीरो कैसे लिख सकते हो? तुमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी है भाई साहब, है कि नहीं है? जो हीट तुमने एक्स्ट्रा दी है, सोचो अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं होता तो जो तुम एक्स्ट्रा हीट देते वो कहां जाता? टेम्परेचर बढ़ाने के अंदर जाता कि नहीं जाता? ये तुम्हारे पास इनिशियल सिचुएशन, ये तुम्हारे पास फाइनल सिचुएशन। हम कह रहे हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? 5/2 एनआरटी, 5/2 एनआरटी कटेगा, कटेगा। दूसरा क्या? -5/2 एनआरटी प्लस 3/2 एनआरटी, घटेगा तो कितना? यहां पर हाँ माइनस एनआरटी, हाँ। अरे नंबर ऑफ मोल्स कैसे बढ़ जाएगा यार? मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी चेंज कर दिए हो तुमने क्या कर दिया है? बस उसके वाइब्रेशन चेंज कर दिए हैं, जो उसका रोटेशनल इफेक्ट था वो कम कर दिया। मान लो हम कहे, सुनो, मान लो हम कहे हमारे पास ऑक्सीजन है 20 केल्विन के नीचे है, 2 मोल ऑक्सीजन है 20 केल्विन के नीचे है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। तो क्वांटिटी कम कर दोगे क्या तुम? नंबर्स घटा दोगे? अबे नंबर ऑफ मोल्स कैसे बढ़ सकते हैं यार? मैं कह रहा हूं एक एटम है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, इसका क्या मतलब है? उसके कितने वाइब्रेशंस हैं? मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होने का मतलब एक्स वाई जेड में जा रहा है ना। अब हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए, उसी मॉलिक्यूल को हम रिस्ट्रिक्ट किए हैं, किसमें? उसी मॉलिक्यूल को हम रिस्ट्रिक्ट किए हैं किसमें? 3 डायमेंशन में, एक्स वाई जेड में। तो 2 जगह रोके तो क्या मॉलिक्यूल डबल हो जाएगा? हाँ मैं समझ गया उसका मतलब भाई। नहीं, तो कितना आएगा यहां से? 1/2 nRT माइनस में, माइनस आने का मतलब क्या है भाई? हाँ, क्या चीज? हाँ, 2/2 केवल एनआरटी? मुझे तो लग रहा है इसका यही आंसर होना चाहिए, जीरो तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, किसी के पास इसका एक्सप्लेनेशन है? हाँ बोलो। अबे इंटरनेट में, अच्छा दिखाओ, देखे 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 देखे, जीरो लिखा है, हाफ एनआरटी, तो नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दिया क्या? हाँ नंबर ऑफ मोल्स को डबल है। डबल क्यों करेंगे यार? हम कह रहे एक मॉलिक्यूल है, हाँ, क्यों डबल करेंगे? बताओ बताओ बताओ। हाँ, यस यस यस, ठीक ठीक ठीक। अगर मान लो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मोनोएटॉमिक में कन्वर्ट हुआ है, तो O2 O और O बन गया है ना। अच्छा, ठीक भाई, ठीक ठीक समझ। तो हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ भाई, इस n की जगह क्या लिख लेंगे? 2n। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अब आ जाएगा कितना? 1/2 nRT ना। हाँ। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, क्या भी? यहां पर भी कितना हो जाएगा? यहां पर भी कितना? 2n। 2n, यहां पे 2n क्यों? हाँ, अच्छा यहां पर, यहां तो n ही रहेगा ना। आप ठीक है, हाँ। तो कितना आएगा? हाफ एन आर टी, अब तो प्लस में आएगा भाई, हाफ एन आर टी। ठीक 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 ठीक, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल। जीरो आंसर नहीं है, ठीक है। चलो आओ, आगे बढ़ो भैया नेता, अगला सवाल। A gas mixture consists of 2 moles of O2 and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes. क्या 11 RT? अभी ये लगाया था, अच्छा ओके।
अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मीन फ्री पाथ। नाम सुने हैं? क्या होता है मीन फ्री पाथ? व्हाट इज मीन फ्री पाथ? दो कोलिजन्स के बीच का गैप, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का गैप मीन फ्री पाथ नहीं। फ्री पाथ क्या फिर? डिफरेंस बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड फ्री पाथ। सर सारे फ्री पाथ्स का मीन क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। हाँ वही है यार, जो तुम पढ़ते हो ना, जो तुम पढ़ते हो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस पार्टिकल चल रहा है उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। कंटेनर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस चलता है, क्या उसमें एक ही कोलिजन परफॉर्म कर रहा होगा या एन कोलिजन्स? एन कोलिजन्स। समझ रहे हो? तो मीन फ्री पाथ क्या है कि उन सारे फ्री पाथ्स का मीन। क्लियर? फ्री पाथ को हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ को क्या बोलते हैं भाई? हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला उसको क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। व्हाट इज मीन फ्री पाथ देन? व्हाट इज मीन फ्री पाथ? इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। किसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। समझना, इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। और ये होता क्या है? क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन n collisions। कितने collisions? n collisions डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ collisions। इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। एक गैस मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह गया तो वो पता चला 100,000 2,000 3,000 मॉलिक्यूल से टकराया, तो वो जो टोटल डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाई जितना मॉलिक्यूलर कोलिजन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। क्लियर? समझने के लिए अगर मोटा मोटा हम कॉन्सेप्ट समझें तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कहें कि मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का डायामीटर d है। मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है? d। ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका भी डायमीटर कितना है? d। दोनों के सेंटर के बीच का गैप कितना है? d। गधा, d/2 हो जाएगा। ये d/2, ये d/2 कितना हुआ? d। कितना हुआ? d। तो ये मीन फ्री पाथ में बेसिक कैलकुलेशन मैक्सवेल की थी, तो उसका एक हाइपोथेसिस था। उसने कहा ऐसा करो, एक ऐसा इस पूरे कैलकुलेशन प्रोसेस को थोड़ा सा एक कह लो ना, इसका एक एनालॉगी डेवलप करो। एनालॉगी क्या डेवलप करो कि दो मॉलिक्यूल्स हैं या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है जो कोलिजन परफॉर्म कर रहे हैं, एक का डायमीटर कितना है? d, दूसरे का भी कितना है? d। ऐसा करो, इस वाली कहानी को जस्टिफाई करने के लिए तुम एक मॉलिक्यूल बना लो जिसका डायमीटर हो 2d। क्या बना लो? ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डायमीटर क्या हो? 2d। अरे क्लैरिटी है? अच्छा, इसका डायमीटर है 2d और इसके पास जो और अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको तुम मान लो पॉइंट मॉलिक्यूल्स। क्या मान लो भाई साहब? पॉइंट। पल्ले पड़ा कि नहीं? नहीं आया? डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दें? सर इसी से काम चलाएं जीवन भर, गदादास। सुनो, हमने कहा कि एक हम पाइप मान लिए, उस पाइप में हमने क्या किया? एक मॉलिक्यूल मान लिया, कितने डायमीटर का? 2d का। दोनों कितने कितने के थे? d और d। तो हमने एक मॉलिक्यूल मान लिया जिसका डायमीटर कितना हो गया? 2d, और सारे मॉलिक्यूल्स को क्या मान लिया? पॉइंट इन साइज। क्या मान लिया भाई साहब? पॉइंट इन साइज। हम कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल
यहां से लेकर यहां तक कुछ v रफ्तार से गया। किस रफ्तार से गया? v। क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है और ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, तो तुम ये समझ सकते हो कि अगर बड़ा सा पत्थर जमीन से गिर रहा हो और उसमें एक दो लोग छोटी छोटी चीजें टकरा जाएं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। क्लियर? तो हमसे पूछा गया कि जब हम मीन फ्री पाथ की बात कर रहे हैं, मतलब कितना एक्चुअली कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का गैप आ रहा है, एक तरह की एक डिस्टेंस है। क्या भाई साहब? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। इसकी स्पीड है v। क्या है भाई? v। और यहां से लेकर यहां तक इस मॉलिक्यूल को जाने में t टाइम लगा है, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? l मान लें इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं? v इंटू टी। इसमें क्या ये n नंबर ऑफ कोलिजन परफॉर्म किया होगा? अरे सबसे टकराया होगा कि नहीं टकराया होगा? कितने कोलिजन परफॉर्म किए? n। क्लियर? तुमको यहां पर दे रखा है स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो फायदा रहेगा। अब यही स्मॉल एन पता चला आया और मोल्स में पढ़े जा रहे हो। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कुछ भी पढ़ोगे। समझ रहे हो ना? तो हमारे पास क्या था? बोलो बोलो बोलो, हमारे पास क्या था? दो मॉलिक्यूल से, दोनों का डायमीटर कैसा था? डी। हमने एक एनालॉजी डेवलप की, हमने क्या कहा कि एक मॉलिक्यूल मान लो उसका डायमीटर कितना है? 2d, और जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैसा मान लो? पॉइंट इन साइज। क्या मान लो? पॉइंट इन साइज। अरे क्लैरिटी है? तो जब पॉइंट इन साइज मान लिया तो हमने देखा कि अगर ये v रफ्तार से जा रहा है तो l डिस्टेंस कितने टाइम में चलेगा? v इंटू टी। और n हमको क्या गिवन है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमसे कहा गया बताइए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से टकराया, तो क्या हम n इंटू वी लिख सकते हैं? अरे भाई इसमें जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे सबसे टकराएगा, तो क्या लिखोगे? n इंटू वी। n इंटू वी। तो अगर तुम ध्यान दो तो इसको क्या n इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या पाई डी स्क्वायर इंटू एल लिखा जा सकता है? अब इसका डायमीटर तो 2d है, लेकिन रेडियस कितना है? d। तो एरिया कितना हो गया? पाई डी स्क्वायर इंटू एल। पाई डी स्क्वायर इंटू एल। अब वापस आ जाओ, यहां देखो लेमडा एम। लेमडा एम क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इन एन कोलिजन। कितना डिस्टेंस चला है? एल। कितना चला है? कितना चला है? एल। डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ कोलिजन परफॉर्म किया है? n इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एल। अरे क्या एल से एल कट जाएगा? लेमडा एम क्या मिला? 1/n पाई डी स्क्वायर। 1/n पाई डी स्क्वायर। क्लियर? ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन थी। क्या थी भाई साहब? थ्योरेटिकल। जब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इसका देखा गया लेमडा एम का, तो वो हमको मिला 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। ये हमको लेमडा मिला। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? तो एक बार सवाल पूछा गया था जेई मेन से, बहुत सिंपल सवाल था। कहा गया था थ्योरेटिकल मीन फ्री पाथ और कैलकुलेटेड मीन, सॉरी थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड मीन मीन फ्री पाथ और प्रैक्टिकल मीन फ्री पाथ के बीच का रेशियो बताओ कितना होता है? अरे समझे कि नहीं? ये थ्योरेटिकल है, ये जो पढ़े हो ये कैलकुलेशन है, और ये जो पढ़े थे ये एक्चुअली हमको एक्सपेरिमेंटली मिला था। क्लियर है? तो हमने क्या बनाया? 1/√n पाई डी स्क्वायर। एक बात जानिए, मीन फ्री पाथ से आज तक नीट में बहुत कम सवाल पूछे गए, एआईपीएमटी में पूछे गए। तो हो सकता है कि ये टॉपिक टच कर दिया जाए। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ खास बात इसमें नहीं, इतनी ही कहानी है। अब इसी पर तुमसे रिलेशंस बनवाता है। ये बताओ तुमको क्या लगता है, मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि इनवर्सली? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? हाँ, सोचो 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 सोचो। हाँ, डायरेक्टली की इनवर्सली? छोटी छोटी चीजें हैं। टेम्परेचर के डायरेक्टली, टेम्परेचर के डायरेक्टली डेंसिटी के, डेंसिटी के, डेंसिटी के इनवर्सली प्रेशर के, प्रेशर के डायरेक्टली। सब छोटे छोटे सवाल हैं भाई, सब छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन तुम कभी इस फॉर्मूले को देख के फील ही नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या पढ़े हो बताओ?
1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन लिख लें। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे समझे कि नहीं? एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये बात पढ़े हो? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ये एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है ना। अच्छा, चलो तुमको थोड़ा और याद दिलाते हैं। पीवी इक्वल्स टू क्या मैं ऐसे एम स्मॉल एम बाई कैपिटल एम आर टी लिख सकता हूं? चलो याद करते हैं भाई थोड़ा थोड़ा। स्मॉल एम बाई कैपिटल एम आर टी लिख सकते हैं। अच्छा, प्रेशर बराबर अगर हम लिखे, रुको नेता, रुको, इस स्मॉल एम को क्या हम एन इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और कैपिटल एम को क्या एन ए इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और यहां पे क्या है? आर टी। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल से मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल काट दें, और यहां क्या था? पीवी। क्या था? तो अब बताओ P बराबर क्या हम N बाई वी इंटू एन ए इंटू आर टी लिख सकते हैं? R बाई एन ए को क्या K लिख सकते हैं? ये अपने पास क्या है? N बाई वी के टी दैट इज इक्वल टू P, दैट इज इक्वल टू, ये N क्या है? क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नेता। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है? अरे है ना भाई? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ये इस फॉर्मूले की पूरी कहानी है भाई। इस फॉर्मूले में जो तुमको स्मॉल एन दिख रहा है वो क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से तुम इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखो तो P बराबर इस N बाई वी को हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो कि नहीं? ये क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस N को क्या लिखोगे? कैपिटल N बाई वी दैट इज इक्वल टू, कैपिटल N बाई वी दैट इज इक्वल टू P बाई के टी। P बाई के टी। अरे समझ आया? समझ आया? अब देखो छोटा सा सवाल इससे क्या बना। दिस इंप्लाइज दैट अब हम लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और एन की जगह क्या लिख लें? P बाई के टी। अरे लिख सकते हैं। सुनिएगा 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 भाई साहब, सुनिएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस सर। ये अपने पास क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। अब यहां से हम खूब सारी छोटी छोटी कहानी बना सकते हैं। सबसे पहली कहानी, अगर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तुमको लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मिला है कि नहीं मिला है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन फ्री पाथ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। अगर हम कह रहे हैं टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और हम कह रहे हैं कि हम क्या बढ़ा रहे हैं? प्रेशर, तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटेगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर है कांस्टेंट, हम डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा, डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो लैम्डा घटेगा। अरे यार, घटेगा कि बढ़ेगा? अरे प्रेशर तो भाई लेमडा पे कमेंट करने से पहले तुम सोचो ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, होगा कि नहीं होगा? P इक्वल्स टू रो आर टी पढ़े हो ना? रो आर टी बाई एम, रो आर टी बाई एम। तुमने टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, तुम क्या बढ़ा रहे हो? क्या बढ़ा रहे हो? डेंसिटी। क्या बढ़ा रहे हो? डेंसिटी। तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर। टेम्परेचर को किया कांस्टेंट तो हमने बढ़ाया डेंसिटी, डेंसिटी के बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ गया? प्रेशर। प्रेशर बढ़ा तो लैम्डा घटा। नहीं आया? आया जी? आया? ये सब पढ़ के गए, सब बढ़िया, सब दिख रहा था, हमने किया, सॉल्व किया। एक सवाल पूछा गया, बहुत छोटा सा सवाल, और अगर जेई मेंस में पूछा गया है तो वो नीट में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें कुछ कठिनाई नहीं है,
इसमें बस खाली समझ का खेल है। पता है क्या बोला क्वेश्चन ने? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सुनना ध्यान से, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया? कांस्टेंट। वॉल्यूम को क्या कर दिया? कांस्टेंट। हमने बढ़ाया प्रेशर, हमने बढ़ाया प्रेशर, तो लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा? लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? क्या भाई? बोलो बोलो। घटेगा, 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 बढ़ेगा? सर वो वाला तो नहीं होना चाहिए जो ऊपर लग रहा है। हमने क्या कांस्टेंट किया है? वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट किया है? हम जितनी भी गैस की बात कर रहे हैं, क्या आइडियल गैस है? क्या है? आइडियल गैस। पीवी इक्वल्स टू प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और सब कांस्टेंट है ना। अबे गधा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा, या प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा? अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो तुम्हारा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और यहां से T बाई पी जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। पता नहीं क्या चल रहा है सर। लैम्डा बराबर क्या हो गया? नो चेंज। लैम्डा बराबर क्या हो गया? नो चेंज। सर हम तो अभी तक फॉर्मूले से ही काम चला रहे थे। बताओ। चलो अब सुनो, अब कहानी फिर से दोबारा से। लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हो? बोल 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 भाई, जल्दी बोल। 1/√2 πd² इंटू एन, यही तो पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इस स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं? P बाई के टी। क्या लिख सकते हैं? P बाई के टी। ये वैल्यू उठा के यहां डाल दे। क्यों लिखा P बाई के टी? समझ आया ना? अरे है ना? उठा के यहां रख दो तो लैम्डा बराबर क्या मिला? लैम्डा बराबर के टी बाई √2 πd² इंटू एन इंटू पी। क्या लैम्डा प्रैक्टिकल अपॉन लैम्डा थ्योरेटिकल बता सकते हो? √2 की 1/√2? 1/√2 भाई। प्रैक्टिकल ऊपर लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल कितना है? 1/√2। अब सुनना, अब यहां से जितनी कहानी पढ़े हो एक बार फिर से। अगर हम कहें कि हमारा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। हमारा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ घटेगा। मतलब लैम्डा वर्सेस पी का जो ग्राफ होगा क्या ऐसा बनेगा? अरे बना? अच्छा। दूसरी बात, अगर हम तुमसे कहें कि हमारा प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। हमारा प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। सुनते जाना, एक एक ग्राफ याद रहना चाहिए भाई, 4 नंबर हट जाएगा। और मैं बता रहा हूं कि अगर तुमको यह समझ आया तो तुम उन 1% लोगों में होगे जो ये सवाल सही कर पाएंगे। समझ लो। क्योंकि तुम अपने आसपास देख लो, आज तक तुमने मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। रट लिए बस सर, याद है सर। प्रेशर कांस्टेंट, अब हमने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर। क्या बढ़ेगा? ये, और ये फॉर्मूला तो शायद देखे भी नहीं होगे तुम लोग। देखे थे? एक लाइन में पीपीटी में लिखा रहता है मीन फ्री पाथ, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा, टेम्परेचर बढ़ाओ तो लैम्डा बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। सुन भाई ध्यान से, तो यहां पर क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन? अरे क्लियर है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है। अच्छा, अगले हिस्से पे आ जाओ भाई साहब। अगले हिस्से पर, अगला हिस्सा। अब अगर हम कहें कि हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। ये रहा तुम्हारे पास लैम्डा, और ये रहा तुम्हारे पास, ये रहा तुम्हारे पास, चाहे टेम्परेचर कह लो चाहे तुम प्रेशर कह लो। अरे क्या दोनों में लैम्डा सेम रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे आना तो बोल ले यार।
किड्डी थोड़ी मांग रहा हूं मैं। हाँ भाई, क्या दोनों में लेमडा सेम है? अरे है ना, पल्ले पड़ रहा है। यस। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो तुम क्या करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट P बाई टी कह लो चाहे T बाई पी कह लो, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लैरिटी? तो अगर P बाई टी कांस्टेंट रहेगा तो लेमडा में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम तुमसे कहें लेमडा और डेंसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, मीन फ्री पाथ और डेंसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। यहां ऐसे लिख के आएगा कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा। अरे होगा ना? क्लियर है? एक और आखिरी ग्राफ, लैम्डा वर्सेस एम। लैम्डा वर्सेस एम, मास ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा? मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना मॉलिक्यूल का मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा की कम? ज्यादा की कम? कम क्यों है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, डेंसिटी वेंसिटी लगाए मार के मुंह फोड़ दूंगा। ईच मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, ईच मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं। जितना हैवी मॉलिक्यूल होता है बेटा जी, जितना हैवी मॉलिक्यूल होता है बेटा जी, उसका, जितना हैवी मॉलिक्यूल होता है उसका लैम्डा उतना ज्यादा होता है। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। कुछ खुद भी ढूंढ लो, सब हम ही कर दें। फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने। के टी बाई क्या है, अंडर रूट ऑफ पाई डी स्क्वायर इंटू पी। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे क्लियर है? तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो, तुमको क्या लग रहा है कि मास के डायरेक्टली होना चाहिए कि इनवर्सली? तुमको क्यों इनवर्सली लग रहा है? क्यों इनवर्सली लग रहा है? मास प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने लगा। अच्छा, अच्छा, सही है। ऑक्सीजन का मास बदल देना प्रेशर बढ़ा के। गधादास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो तुम निकाले हो ना के, इसको ध्यान से देखो, या तुम इस एन को ध्यान से देखो, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ाएंगे, सोचो, अगर हम मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ाएंगे, मास बढ़ने का मतलब, मॉलिक्यूलर लेवल पे मास बढ़ने का मतलब है कि उसका क्या बढ़ रहा है, साइज। जानते हो कि नहीं ये बात? थोड़ा ज्यादा केमिस्ट्री हो गया है। तो डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को यहां देखो। हम कह रहे हैं पहले तुम्हारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे ना, जिनका मास कम था, साइज कम था, तो एक डिब्बे के अंदर 10,000 मॉलिक्यूल आ गए, 10,000 छोटी छोटी बॉल्स आ गई। हमने मास बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा दिया, तो अब उस बॉल के अंदर उतने ही मॉलिक्यूल्स आएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना। तो अल्टीमेटली जो नंबर डेंसिटी है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ गया, मतलब मास बढ़ा है तभी तो साइज बढ़ेगा यार। क्लैरिटी है ना? मॉलिक्यूल का साइज बढ़ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा, तो जो लेमडा होगा वो बढ़ जाएगा। भौकाली रिलेशन है। अब ठीक है, अब यहां तक पढ़ाए थे तो हमने कहा ये भी पूरा ही कर दे। अरे पल्ले पड़ा, चल शुरू हो जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हेडिंग डालो मीन फ्री पाथ। चलो भैया, लिखो, पेन चलाओ। ये 1.5 घंटे क्लास ना, ये बहुत बेकार हो रहा है यार। पहला स्लाइड,
इसके पहले वाली भी कोई स्लाइड है क्या? अच्छा, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली, ये तो कल करा दिए थे। इसके आगे वाला ये, हाँ, मिक्सिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कल से स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सुबह उठने में बड़ी समस्या हो रही है नहीं? मुझे तो हो रही है यार। तुम लोगों को भी हो रही है? सुबह उठो, सुनो तो, रात को पानी भर के रखो, आपको होगा। समझ रहा हूं तुम कहां से बोल रहे हो नेता। तुम रात में पानी ठंडा ठंडा रखो, सुबह उठ के उसी को इसे ऊपर से डाल लो, सब नींद गायब। वही जिनका इम्यून सिस्टम ठीक हो भाई। पता चला उसके बाद निकल के छींक रहे हैं। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा तबीयत खराब हो सकता है। हो गया, आगे बढ़े। जल्दी लिखो। बताओ बताओ। अब पढ़ाई भी थोड़ी अब कम हो रही होगी इधर। हाँ, बढ़ गया है, चलो फिर तो ठीक है। फिर तो डर है सेलेक्ट ना होने का, तब ठीक है। हाँ, 5 महीना, यस, बहुत है। नहाते ही नहीं है सर। हाँ, अरे रोज नहाना भी जरूरी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हम कॉलेज में थे तो 2-3 दिन तो मतलब नॉर्मल सी बात थी। हाँ, तो एक हमारा अमीर दोस्त था, क्रिकेट फ्रेंड था, कॉलेज में ही था लेकिन क्रिकेट फ्रेंड था। तो वो जिस घर में रहता था उस घर में शावर लगा हुआ था। वो लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, अरे गीजर। तो हाँ, तो फिर क्रिकेट खेलने के बाद उसी घर जाते थे, उसी घर खाना भी खाते थे, कपड़ा लेके जाते थे, नहा के आते थे। दिसंबर वाले टाइम पे, दिसंबर जनवरी वाले टाइम पे, सुबह सुबह, अरे भाई सब शाम में, सुबह नहीं, क्रिकेट खेलने के बाद। चले भाई आगे बढ़े। कितना सवाल है भाई, बहुत सवाल है। अच्छा। तो अब मीन फ्री पाथ को ये तो नहीं बोलोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस? हाँ भाई, वो एवरेज डिस्टेंस है। तो एवरेज डिस्टेंस लिखने के लिए फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन एन कोलिजन डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ कोलिजंस।
तो फॉर्मूले की समझ आएगी तो फॉर्मूला याद रहेगा। हो गया? एक सवाल करा दें, जल्दी करो। अरे सवाल इसके कठिन नहीं आते, एक लाइन का सवाल आता है यार। पहले लिखो, जल्दी लिखो। जो कहानी समझ आएगी कि हमने क्या एनालॉगी बनाई, क्यों डी को 2D मान लिया, उसको जरूर मेंशन कर लेना। हो गया? नंबर ऑफ मोल्स मत समझना भाई, बस इनको लिख दिए कि नहीं हम? हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हो गया? देखो क्या कहानी सुनी थी मेन फ्री पाथ में। फ्री पाथ क्या है? फ्री पाथ क्या है बोलो? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मीन फ्री पाथ क्या है कि खूब एन नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन्स। क्लियर है ना? तो अगर हम कह रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, या एक गैस है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? आइडेंटिकल। कोलिजन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, दोनों का डायमीटर कितना है? डी। तो हम कह रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल मान लो जिसका डायमीटर कितना हो जाए? 2D, और रिलेटिवली और मॉलिक्यूल को क्या मान लो? पॉइंट इन साइज, पॉइंट इन साइज। तो अगर ये मॉलिक्यूल L डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला? L डिस्टेंस। क्लियर है ना? तो ये L डिस्टेंस को क्या मैं V इंटू टी भी लिख सकता हूं? क्या L डिस्टेंस में वो कुछ n नंबर ऑफ कोलिजन्स प्रोसेस किया? n बार टकराया कि नहीं टकराया? टकराया ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है कितना? स्मॉल n। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से टकराया? अरे जब यहां से यहां आएगा तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल से टकराएगा ना। तो कैपिटल N क्या होगा? n इंटू वी। और n इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? पाई डी स्क्वायर एल। तो लेमडा एम कितना हो जाएगा? लेमडा एम कितना? डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। डिस्टेंस कितना चला? एल। उसमें कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए? एन पाई डी स्क्वायर एल। एल से एल कट जाएगा, क्या आया? 1/n पाई डी स्क्वायर। लेकिन ये कैलकुलेशन कैसी थी? थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल में क्या √2 भी लगाना पड़ा? तो लेमडा एम बराबर कितना आया? 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, वेर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को बोल्ट्जमैन से रिलेट किए? तो यहां से इस स्मॉल n की वैल्यू कितनी निकल के आई? P बाई के टी। P बाई के टी। तो क्या स्मॉल n की जगह P बाई के टी डाल दें? अरे डाल दे ना। तो लेमडा इज इक्वल टू के टी बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर पी। 2 पाई डी स्क्वायर पी। और तो ये सब बात आगे की ही है। तो यहां पे हमने सबसे पहली बात करी भाई साहब कि अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन को देखें, हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखे प्रेशर बढ़ाएंगे लेमडा। अरे टेम्परेचर, टेम्परेचर कहां गया? फॉर्मूला कहां गया अपना? ये रहा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो लेमडा घटेगा। अरे क्लैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर अगर तुम देखो प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अरे है ना? और आगे बढ़ो। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, P बाई टी कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ, लेमडा पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
बस ध्यान देना है क्या कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम। अच्छा तीसरी कंडीशन है, क्या कांस्टेंट हो गया भाई साहब, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो लैम्डा अभी घटेगा ना यार, तभी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, लैम्डा घटेगा। अरे ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा, लैम्डा और मास के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कौन से फॉर्मूले से निकाले हैं, पहले वाले से ना। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। अगर हम मॉलिक्यूल का मास बढ़ा रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा रहे हैं। अगर हम साइज बढ़ा रहे हैं तो अब खुद सोचना है कि एक डिब्बे के अंदर छोटी बॉल्स ज्यादा आएंगी या बड़ी बॉल्स, छोटी बॉल्स ना। तो अगर बॉल बड़ी हो गई तो क्या नंबर डेंसिटी कम हो जाएगी, और नंबर डेंसिटी कम हो जाएगी तो लैम्डा भी कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। नंबर डेंसिटी कम हो गया तो लैम्डा बढ़ जाएगा, मास बढ़ाएंगे नंबर डेंसिटी घटेगा, लैम्डा बढ़ेगा। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अरे क्लैरिटी है। अब यहां से जितना तुम बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़े हो, P1 V1 अपॉन P2 V2 या P1 V1 अपॉन P2 V2 या P1 T1 जो भी करते हो, सब रिलेशन में कर सकते हो। जैसे यहां क्या लिख सकते हो, λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। क्या सेम है जैसे यहां पे भी कर सकते हो, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो λ1 अपॉन T1 बराबर λ2 अपॉन T2। अरे कर सकते हैं। चलिए आइए इधर देखिए, कहां गया यार सवाल, सवाल यार ये नहीं है यार। अरे यार वो पीपीटी नहीं आई, कोई बात नहीं, अब तो टाइम हो गया, चलो अब अगली क्लास में कर लेंगे। पढ़ के आना बस इसको अच्छे से। मैक्सिमम, मिनिमम सैटरडे, मैक्सिमम संडे, मंडे थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश तो मेरी है कि 8 दिसंबर के पहले पहले जितने मैं डेट 8 तक, अरे वेट थोड़ा टाइम